ईवीएम क्या चीज है जनाब स्पीकर? इविल एंड विशियस मशीन। ये मशीन इंशाअल्लाह उन ईवल डिजाइन्स को जो मुसल्लत किए जाते रहे उनको दफन करने के लिए लाई जा रही है। बर्बादी का नाम तब्दीली हो गया, इंतकाम का नाम एहतसाब हो गया, धांधली का नाम ईवीएम मशीन हो गया। जोर लगा रहे हैं, इस बीज को लगा रहे हैं, उसका फल कोई और खाएगा, ये नहीं खाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आज पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का अहम तरीन दिन था। हुकूमत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से इंतखाबी इस्लाहात का बिल मंजूर कराने में कामयाब हो चुकी है। इस तरह पार्लियामेंट में हुकूमत ने अपनी अददी बरतरी भी साबित कर दी है। मोड़ है, अगले इलेक्शन अब ईवीएम से होंगे और पहली बार बैरून मुल्क पाकिस्तानी को भी वोट का हक मिल गया है। बिलाशुबा हुकूमत की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बड़े दिनों की अनसर्टेनिटी के बाद, बहुत सारी चहमगोइयों के बाद आज हुकूमत आपको फ्रंट फुट पे खेलती हुई नजर आ रही है। अपोजिशन ने इस कानून साजी को गैर आईनी करार दिया है और बिल मंजूर होने के बाद पार्लियामेंट से एहतजाजन वॉकआउट किया। अपोजिशन ने इस कानून को मुस्तरद करते हुए इसे हर फोरम पर चैलेंज करने का ऐलान भी किया है, जबकि बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए यह भी कहा कि अगर हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात का बिल मंजूर कर लिया तो पीपल्स पार्टी अभी से अगले इलेक्शन के नताइज तस्लीम करने से इनकार करती है। उन्होंने इस कानून के खिलाफ अदालत जाने का भी ऐलान किया। लेट्स वॉच बिलावल भुट्टो। बावजूद कर रहे हैं। अगर आप इस कोशिश में कामयाब होते हैं तो मैं आज से आपको बता रहा हूं जनाब स्पीकर, हम आज से अगला इलेक्शन नहीं मानते हैं। कमर ज़मान कायर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आज की पूरी डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं और जो बिलावल भुट्टो ने कहा था, क्या ऐसा करेंगे भी आप लोग? देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि आज एक अफसोसनाक दिन है। ले दे और अंडर हैंड पता नहीं क्या क्या, किस तरह के मुज़ाकरात और क्या क्या दबाव डाल के आज पार्लियामान के मेंबरान को एक दफा फिर मजबूर करके उनसे वोट लिया गया और वो वोट भी मुकम्मल नहीं है। लेकिन जो बिल एक हफ्ता पहले पास नहीं हो सकते थे, अपोजिशन की जमातों को उस पर एतराज थे, आज क्या हो गया कि आज वो ईवीएम जो कल हराम आज हलाल हो गई है। तो ये एक, इसके पीछे एक लंबी दास्तान है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और मजीद दिनों में खुल जाएंगी। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर जो पहले से एक बड़ा पोलराइज्ड माहौल है, बड़ा तकलीफ देह है, आज उस माहौल को हुकूमत ने मजीद गंदा किया, मजीद खराब किया और अपने इरादे मजीद जाहिर किए कि वो पार्लियामान को ही नहीं, वो पूरी हुकूमत को, बाकी सारे तरीकों को और पार्लियामान को भी बुलडोज करके अपनी मर्जी से चलाने के कायल हैं। प्रिया, हमारे साहब, आपको लगा है कि आज चीटिंग हुई है? बड़ी वाज़ेह तौर पे कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूं कि हमारे जैसे मुल्कों में बिलाशुबा दो चीजें बहुत अहम है इसमें देखने की। एक तो ये कि हमारे जैसे मुल्कों में यकीनन जो जमहूरी असूल है कि कसरत राय से बिल पास होते हैं, कानून बनते हैं, 2/3 अक्सरियत से आइन बनता है, यही असूल है जी। लेकिन हमारे जैसी डेमोक्रेसीज के अंदर इसको कोशिश की जाती है। हमारे पहले दौर में, भुट्टो साहब के दौर में जब आइन बना, जब 18वीं तरमीम पास हुई, जब हमारे दौर में इलेक्शन कमीशन के कवानीन में तब्दीली की गई, हमने एनआरसी किया, और उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में जब ये जो इलेक्शन लॉज है अमेंड हुए, ये हमने सारी जमातों को इकट्ठा करके इस पे इत्तेफाक राय किया। बल्कि हमने अपने दौर में मैक्सिमम कानून साजी इत्तेफाक राय से की और काफी हद तक इस पॉलिसी को मुस्लिम लीग ने भी कंटिन्यू किया। वजह, हमारे जैसे मुल्कों में अगर कसरत राय से बिल पास होता है तो कुछ जमातें उसको डिसऑन कर देती हैं, उस बिल की वो हैसियत नहीं होती। और खास तौर पे ये कानून जो कि इलेक्शन से मुतल्लिका है, इलेक्शन से मुतल्लिका किसी एक जमात को कानून बनाने का इख्तियार नहीं दिया जा सकता।
भले उसके पास मेजोरिटी भी हो। उसकी वजह यह है कि ये काम कोई जमात कल अगर 2/3 अक्सरियत ले आती है, उसको मिल जाती है, फर्ज करें, और कल वो कहती है कि जी हम तो इस इलेक्शन को, इस तरह प्रोसेस को नहीं मानते, इलेक्शन कमीशन को अबॉलिश करो, आइंदा से इलेक्शन हमारी जमात ही कराया करेगी, एक ही जमात का इलेक्शन होगा, हम ही इसको कंडक्ट करेंगे, या वो कहते हैं कि जी हाथ करके वोट लेंगे। इस तरह के कानून अगर वो बना ले तो क्या वो चल जाएंगे? अहम बात, ठीक है। इसके लिए ना फरीहा आखिरी गुजारिश जी, इलेक्शन कमीशन, ये इलेक्शन लॉज एक खास कानून है। दूसरे कवानीन यकीनन कसरत राय से पास हो सकते हैं, होने चाहिए, यहाँ पे भी इत्तेफाक राय बेहतर है, लेकिन इसमें वो हुकूमत वक्त का ये इख्तियार नहीं है, बल्कि ये काम इलेक्शन कमीशन का है। वो सारी जमातों को, सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करे, सबकी राय ले, क्योंकि सब इसमें शामिल हैं, उनके ट्रस्ट शामिल हैं, और फिर उस पर मबनी सिफारिशात में मबनी जो अपनी सिफारिशात है वो हुकूमत को एक बिल की सूरत में भेजे और वो पार्लियामान में जाए। बिल पार्लियामान ने पास करना है। कोई गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कानून बना के इलेक्शन कमीशन को मेरी दानिश में ये नहीं कह सकती कि ये कानून है, ये तरीकाकार है और इसके तहत इलेक्शन कराओ। ये किसी गवर्नमेंट का मैंडेट नहीं। राइट, अहम पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं कमरुज़्ज़मान कारा साहब ने। खुर्रम दस्तगीर साहब, आप मौजूद भी थे वहां पर, क्या लगा आपको आज तमाम दिन की प्रोसीडिंग देख के? डिड यू गेट अ सरप्राइज, और आपको लग रहा था ऐसा हो जाएगा, यही होगा? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हाइब्रिड फाशिस्ट निज़ाम 3.25 साल से हमारे ऊपर हाइब्रिड फाशिस्ट निज़ाम हमारे ऊपर जो मुसल्लत है, उसकी स्याही में इजाफा हो गया। आज उसकी जो काला रंग था वो मजीद काला हो गया। 3 बातें हुई ना आज जो हमने, कवानीन तो बहुत सारे हुकूमतें पास किए। पहली बात यह है कि अवामी मैंडेट को वोट चोरों के हवाले कर दिया। हुकूमत इस्लाहात नहीं चाहती, हुकूमत RTS जैसी करामात चाहती है। जिस तरह 2018 में 25 जुलाई को RTS की करामात हुई, 5 घंटे वो बंद रहा, पाकिस्तान के तमाम 272 हलकों का रिजल्ट सस्पेंड रहा, और जब मतलूबा नताइज हासिल कर लिए गए, मैनिपुलेट हो गया, तो वो रिजल्ट अनाउंस हो गया 12:30 बजे। इसी तरह हुकूमत जो है वो, उन्होंने आज अवाम का जो मैंडेट है वो वोट चोरों के हवाले किया। दहशतगर्द जासूस कुलभूषण यादव NRO के हवाले किया, हिंदुस्तान के हवाले किया, और पाकिस्तान का स्टेट बैंक वो IMF के हवाले किया। इन तीनों चीज़ों के ऊपर ये एक पाकिस्तान के अवाम की खुद मुख्तारी को बहुत बड़ा धक्का लगाया। आज अवाम के मैंडेट को, अवाम के वोट देने के हक को, अवाम की जो हमारी सॉवरेंटी है कि एक जासूस दहशतगर्द को प्रोसिक्यूट करें, ये सब लोग जिन्होंने आज इसके हक में वोट दिए हैं। ये जो कानून था, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपके, ताकि नाजरीन को समझ आ जाए कि असल इसका जो नाम था वो बड़ा दिलचस्प था कि इट वॉज कॉल्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन बिल, लेकिन असल में ये कुलभूषण यादव सहूलतकारी ऑर्डिनेंस था। अब उसमें जब हम तमाम कानून की कार्रवाई पूरी कर चुके हैं, आज उसको वोट देने वाले वो लोग थे जो हमारी हुकूमत के दौर में मुतालबा करते थे इसको फांसी क्यों नहीं देते, नवाज शरीफ फांसी क्यों नहीं दे रहा, क्यों उसमें डिले हो रहा है? 3.25 साल हो गए किसी ने फांसी का नाम लिया, बल्कि उसके नाम के कानून पास पहले पिछले साल। आप समझते हैं फांसी देनी चाहिए? जी, जो पाकिस्तान की अदालत ने हुक्म दिया है उस पर अमल होना चाहिए। बट एक इंटरनेशनल अदालत में आपकी गवर्नमेंट के ज़माने में हम गए हैं, उन्होंने भी कुछ गाइडलाइंस दी हैं। ये गाइडलाइंस दी हैं, लेकिन अगर हम अपनी सॉवरेंटी को असर्ट करते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये फांसी का शोर हमने नहीं डाला था, जिन्होंने डाला था आज उन्होंने उसी कुलभूषण यादव को फैसिलिटेट करने के लिए उसको एक और कानूनी रास्ता फराहम किया है। और दुख की बात यह है, इस पे सबको, हम सब पूरी कौम को परेशान होना चाहिए कि ये जब ऑर्डिनेंस सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने 1 साल पहले जारी किया था, कुलभूषण ने और हिंदुस्तान ने इस ऑर्डिनेंस का फायदा उठाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमें ये एडिशनल लीगल रिकोर्स नहीं चाहिए, उसके बावजूद इन्होंने ये पास कर दिया। इसी तरह जो है ये स्टेट बैंक वाला मामला जो कल फिर आपको मालूम है वजीर खजाना ने इकरार किया, जो 5 चीजें उन्होंने कही कि IMF हमसे मांग रहा है, IMF ये कह रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पार्लियामान के ताबे नहीं है, उससे कोई पूछ नहीं सकता क्या होगा। अलबत्ता IMF को वो जरूर रिपोर्ट करेगा डेटा, ठीक है,
तो ये जो स्टेट बैंक की सॉवरेंटी है, ये आज इस हुकूमत ने IMF के हवाले कर दी है। EVM के ऊपर बड़ी तवील बहस हो सकती है और उसके इश्यूज हैं, लेकिन मैं दो बातें, क्योंकि आपने एक बात की, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक आज भी हासिल है। आज की कानून साजी ने उनको वोट का हक नहीं दिया, उनको वोट का हक है। 3 साल पहले भी था, 7 साल पहले भी था। हुकूमत उनको इंटरनेट वोटिंग के जरिए, जो हम समझते हैं कि मैनिपुलेट किया जाएगा हमारे हलकों में, उनका जो वोट देने का तरीकेकार है उसे बदला जा रहा है। आज उनको नया हक नहीं मिला, उनको ऑलरेडी हक मौजूद है। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं, ये भी आपके नाज़रीन, मैं पढ़ देता हूं कि मैं साथ लाया हूं। ये कहीं नहीं कहा आज भी कि जी हर सूरत 2023 का इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से होगा। जो अमेंडमेंट हुई है, एक लाइन की अमेंडमेंट है कि सेक्शन 103 जो है इलेक्शन एक्ट का, कि द कमीशन शैल प्रोक्योर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स EVM फॉर कास्टिंग ऑफ वोटर्स इन जनरल इलेक्शंस। ये कहीं नहीं कहा कि हर सूरत ये जो इलेक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर होगा। ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, हम इसको कोर्ट में भी ले जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन में भी इसको भरपूर फाइट करेंगे। मुझे जो एक और बहुत आज दुख हुआ, हमें मुज़ाकरात का धोखा दिया गया। पिछले हफ्ते अगर आपको याद हो, जब वजीर इत्तलात ने ट्वीट किया कि हम जॉइंट सेशन को डिले कर रहे हैं, ताखीर कर रहे हैं, उसमें ने कहा जी स्पीकर को हदायत की गई है कि वो अपोजिशन से मुशावरत करें। स्पीकर ने खत लिखा, हमने उसका जवाब दिया, ठीक, एक लफ्ज की मुशावरत नहीं हुई और आज सारा कुछ बुलडोज कर दिया। राइट। तो डॉक्टर रमेश कुमार, इतराजात ही इतराजात हैं, ऑपोजिशन की नाराजगी ही नाराजगी है। क्या ही अच्छा होता कि पिछले दौर की तरह ऑपोजिशन को साथ बिठाकर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एक मुतफ़िका लाहे अमल अपनाते, बजाय इसके कि अददी अक्सरियत की तरफ गए आप। जी डॉक्टर रमेश। देखिए, मैं कमर ज़मान कायरा साहब की बातों से सहमत हूँ कि हर चीज़ में कंसेंसस बेहतर होता है, मगर मेन चीज़ ये है कि असेंबली के अंदर इस चीज़ की कोशिश की गई, मगर आज कमर ज़मान कायरा साहब, आज जो माहौल बना हुआ था असेंबली का, सीनियर पॉलिटिशियन जो है वो इस तरीके से जो हंगामा आ रही जिस किस्म की कर रहे थे, मैं समझता हूं कि कम से कम आज अगर हमारे जूनियर PTI के अरकान अगर आके स्पीकर के सामने इस किस्म की अगर बदतमीज़ी का माहौल बनाएंगे तो मेरा ज़मीर तो मेरे पास है, मैं तो नहीं उठूंगा, मैं तो उधर ही बैठूंगा कि अपने ज़मीर के साथ कि कोई क्या सही है क्या गलत है। कि अगर कोई जूनियर उठता है, इस तरीके से माहौल बनाता है, कापियाँ फाड़ता है, हंगामा आराई करता है, बदतमीज़ी करता है, अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करता है, और उधर सीनियर पॉलिटिशियन भी अगर खड़े हो जाएँ तो मैं समझता हूँ ये पार्लियामेंट की तौहीन है। पहली चीज़, कंसेंसस के हवाले से फॉरेन पॉलिसी हो, इलेक्ट्रो रिफॉर्म हो, चाहे नैब रिफॉर्म हो, ये मेरी हमेशा सोच रही है और ये इस मरतबा कोशिश भी की गई। इलेक्ट्रो रिफॉर्म के हवाले से सेनेट में जब बिल पहुंचा तो वहाँ पे कोशिश की गई, मगर फिर मौलाना साहब के इंटरवीन की वजह से नून लीग ने हाथ निकाल दिया। पीपुल्स पार्टी की मर्जी थी कि वो कंसेंसस वहाँ पे पैदा हो, मगर हुआ क्यों नहीं? क्योंकि पहली पॉइंट ये थी कि जो ओवरसीज वोट थे, ओवरसीज के लिए अपोजिशन का इरादा ये है कि अगर ओवरसीज को वोट का देना भी हक चाहते हैं तो उसकी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसीज हो। हमारे लोगों का ये था कि नहीं, जो जिस इलाके का रहने वाला है वो चाहे कितना भी मुल्क से दूर रहता हो, वो अपने आबाई गांव आता ही जाता रहता है और उसको अपने हलके का पता होता है, तो इस वजह से उसको उसी हलके में जहाँ पे उसका वोट है वहाँ पे उसको वोट दिया जाए। ये मेन पॉइंट थी जिसके ऊपर कंसेंसस नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से आगे जो कंसेंसस के लिए दोबारा भी कोशिश की गई कि कंसेंसस हो, मगर जब कंसेंसस का नाम नहीं आया तो हमारी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी थी कि 90 लाख पाकिस्तानियों से जो वायदा किया गया है, और ओवरसीज ने हमेशा इमरान खान साहब को साथ दिया है और आज भी रेमिटेंस में पहले से बढ़कर साथ दे रहे हैं, तो कम से कम जो हमारा मैनिफेस्टो हम उसको अमल में लाएं। अब हमने अमल में लाया, जॉइंट सेशन में ये सारा जो भी काम हुआ ये कानूनी काम हुआ। ऐसे नहीं कि ये पहले माजी में भी ऐसी चीज़ें होती रही है कि जॉइंट सेशन बुलाए गए, कमर ज़मान कायरा साहब भी सीनियर है, खुरम दस्तगीर साहब भी सीनियर है। आप मुतमईन है, आपके ख्याल से बिल्कुल ठीक अचीवमेंट हुई है? देखें फरिया, मैं तो मुतमिन हर चीज़ में तब होता हूँ कि पाकिस्तान का अगर फ्यूचर ब्राइट करना है तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हो, पाकिस्तान की जो है वो इकोनॉमिकली सिचुएशन तब बेहतर हो सकती है
जब अंदर से हम पूरे यूनाइटेड होंगे। ये नहीं होगा कि आज हम कलभूषण के ऊपर, कल अगर गवर्नमेंट में थे तो और बात करें, अपोजिशन में दूसरी बात करें, और ये पाकिस्तान की सियासत का कल्चर बना हुआ है। क्योंकि मैं खुद 2002 से गवर्नमेंट का ऐसा हूं। कुछ और बात करे थे, गवर्नमेंट में कुछ और बात करें, मैं नहीं देखे, मैं उन्होंने बात बदली है तो बात तो आपने बदल ली। नहीं फरिया, मैं तो हमेशा देखे, मेरा मौक़िफ़ हमेशा ये क्लियर रहता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर इंटरनल यूनिटी में है। आप अपनी पॉलिटिकल नजर भली रखें। स्टेट बैंक की अभी बात की, दुनिया के अंदर देखें कि स्टेट बैंक जो है वो इंडिपेंडेंट इदारे होते हैं, वो गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस के ऊपर नहीं चलते हैं। अगर मुल्क की इकोनॉमी को अगर हमें स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना है तो एब्सोल्युटली। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से आप इंटेलिजेंस की बात करें, क्या MI6 का लंदन के अंदर रोल नहीं होता है? क्या CIA और पेंटागन का रोल अमेरिका में नहीं होता है? क्या राह का इंडिया के अंदर रोल नहीं होता है? हर जगह पे इंटेलिजेंस का एक रोल होता है। आप किसी मुल्क के अंदर आप जिस किस्म की बात करते हैं, आप दुबई वगैरह में आप जाएं, किसी मुल्क के अंदर सऊदी में जाएं, गवर्नमेंट के खिलाफ बात तो करके दिखाएं। सिर्फ पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, मुझे ये बता दें डॉक्टर रमेश। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, बाकियों को छोड़ दें। आजकल PTI को पूरी दुनिया बड़ी याद आती है, हमारा मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? हमारा मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी के ऊपर डिपेंड करता है, जो डेमोक्रेटिक, मगर हमें सजेशन, मुझे ये वो तकरीर याद है, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कहा कि आज मैं इंटेलिजेंस की काउंटर विंग खत्म करता हूं, उसके बाद खुद उनको वक्फे में जाने से पहले एक अहम बात हुई जो कि बड़ी बार बार डिस्कस हुई। ये कहा गया कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल न्यूट्रल है कि नहीं, दीगर कुछ कुव्वतें कहीं एट प्ले ना हो। हर इलेक्शन से, हर अहम डेवलपमेंट से पहले ये बात होती है। कल हमारे प्रोग्राम पर एहसन इकबाल साहब मौजूद थे, उनसे जब मैंने ये बात की, अंकारा साहब बिकॉज आई एम कमिंग टू यू, जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। आपके किसी मेंबर को कॉल नहीं गई? नहीं, ये तो उनकी हलीफ जमातों के हवाले से आ रहा है, और कुछ ऐसे लोग जो हुकूमत को हलीफ जमातें सपोर्ट नहीं कर रही थी, उनके बारे में गालिबन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मौलाना साहब ने कहा है कि उन्हें कोई कॉल जा रही है। हमारे यहाँ अपोजिशन को तो नहीं है। हम समझते हैं कि जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन थे वो एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप थे, क्योंकि उसमें किसी ने शिकायत नहीं की कि किसी इदारे ने मुदाखलत की। जी कायदे साहब, प्रिया, बात यह है कि मुदाखलत का तो मेरे पास कोई सबूत है नहीं कि मैं उसके ऊपर कोई बात करूं। मैं समझता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब संजीदा आदमी है, वो सीजन पॉलिटिशियन है। अगर उन्होंने बात की है तो यकीनन किसी सबूत के साथ की है, उसका बेहतर जवाब वो कि उनकी जमात देगी। अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि हमारी पार्लियामान में आज बड़ा हंगामा हुआ। पार्लियामेंट का कोई भी ऐसा सेशन नहीं रहा जब कोई हंगामा नहीं हुआ। 2002 से 2008 तक हम अपोजिशन में थे, परवेज मुशर्रफ और सदर थे, और उस दौर में भी पूरे हंगामे होते थे, बड़ा शोर होता था, लेकिन वजीर आजम उठ के भाग नहीं जाया करते थे। हमारे दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में, मुस्लिम लीग और बाकी लोग सब मिलकर हमारे खिलाफ भरपूर एहतजाज करते थे। इवन जाके स्टेज का भी घेराव हो जाता था, स्पीकर के सामने भी खड़े हो जाते थे। ये मैं नहीं कह रहा कि एक मुनासिब रवैया है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कोई ऐसा नया काम भी नहीं है कि जिसकी वजह से आज कोई अचंबा हो गया। दुनिया के बेशतर ममालिक में तलखी हो जाती है, और जब यहाँ तनाव इतना ज्यादा हो कि हम आज क्या कर रहे हैं, यानी जिस तरह ये जो इलेक्शन लॉज के तहत अमेंड करने का जो तरीकाकार अडॉप्ट किया गया है, इसके ऊपर सीरियस रिजर्वेशन है। सिर्फ सियासी जमातों के मुस्तकबिल का नहीं, इस मुल्क के मुस्तकबिल का उससे ताल्लुक है। लिहाजा उसके ऊपर हमारा एक सख्त व्यू है, कलभूषण के ऊपर हमारा एक सख्त व्यू है, दीगर इश्यूज के ऊपर सख्त व्यू है, तो उसमें जुर्म कोई नहीं है। दूसरी बात यह है कि इत्तेफाक राय की कोशिश क्या कोशिश की गई। ये 3 अजलास किए गए पिछले 6 महीने में, 3 अजलास किए गए सिर्फ। इलेक्शन कमीशन ने अगर अपनी राय दी तो इलेक्शन कमीशन की ऐसी तैसी करके रख दी गई, उनको डिक्टेट कर दिया गया। और फ्रिया, मैं सीरियसली ये समझता हूँ कि आम कवानीन पास करने में और इलेक्शन लॉज पास करने में बहुत फर्क है। इलेक्शन लॉज का ताल्लुक क्योंकि सारी सियासी जमातों से है, कोई एक जमात अपनी अददी बर्तरी की बुनियाद पे अपनी मर्जी के कानून नहीं बना सकती। इसके लिए इलेक्शन कमीशन फोरम है कि वो ऑटोनोमस है, और उसको जो जिम्मेदारियां हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है,
और उसको जिम्मेदारियां भी लॉ नहीं देता, जिम्मेदारियां फेयर एंड फ्री इलेक्शन की जिम्मेदारी उसको आईने पाकिस्तान तफवीज करता है। लिहाजा वो सब स्टेक होल्डर्स या निशासी जमातों से और जो बाकी थिंक टैंक्स है उनसे मशवरा करने के बाद लेजिस्लेशन मूव करता है थ्रू द गवर्नमेंट। बिल पास जो है या उसमें अमेंडमेंट जो है वो पार्लियामेंट करती है, लेकिन इत्तेफाक राय करने का या मशावरत करने का तरीकाकार वो है। ओवरसीज का वोट जो जहां तक ताल्लुक है, खुर्रम साहब ने भी दुरुस्त फरमाया कि हमारे यहाँ इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी को राइट टू वोट है। तरीकाकार की बात है। हमारी जमात की तजवीज ये थी कि सिर्फ वोट देने का हक न दे, हम उससे आगे बढ़ के बात कर रहे हैं कि आप उनको असेंबलियों के अंदर नुमाइंदगी दें। आप उन रीजन्स के अंदर से, यानी पाकिस्तानी के बेशुमार मसाइल हैं यूरोप में, अमेरिका में, बाकी दुनिया में, गल्फ में, तो वहां से उनको नुमाइंदगी 5, 6, 7 जितनी सीटें भी मुनासिब समझे इस पे मुशावरत कर ले, तो उनको बाकायदा नुमाइंदगी दें, उनके बाकायदा सीटें रखें। जिस तरह आजाद कश्मीर असेंबली के अंदर ओवरसीज की सीट मौजूद है, वहां पे पाकिस्तानी का नुमाइंदा आके बैठता है, वो अपने ओवरसीज के मसाइल हल करें, वो ज्यादा मौजू है। हम सिर्फ राइट टू वोट नहीं कह रहे, राइट टू वोट ऑलरेडी है, ठीक है। हम तो उनको असेंबलियों के अंदर नुमाइंदगी का हक की बात कर रहे हैं। वो एक राइट। सो अगर इजाजत दें, कमिंग बैक टू जो एहसन इकबाल साहब ने कहा या अभी डॉक्टर रमेश ने कहा, आज मरीम नवाज ने भी काफ़ी लंबी बात की, उसमें भी उनसे ये सवाल पूछा गया और उन्होंने कहा कि हम बहुत हद तक समझते हैं कि अब कोई और रोल किसी का नहीं है, क्योंकि आप लोग सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम लगाते हैं। सो आज के बाद भी आपको ये लग रहा है? जी, हमारा एक हुकूमती रुकन ने हमारा काम आसान कर दिया और उन्होंने अब एक लाजवाल जुमला बोला है कि हम आए नहीं लाए गए हैं और एहतमाम से लाए गए हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, यू बिलीव है? नहीं, मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या कहा, लेकिन मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि मुझे हुकूमती अरकान में से एक माकूल तादाद ने कंफर्म किया है कि उनको फ़ोन आए, जिस पे उन्होंने कहा गया कि आप इस इजलास में पहुंचे। This is a big statement. हाँ, तो इस दफ़ा जो है वो फ़ोन अपोजिशन को नहीं आए, इस दफ़ा फ़ोन जो है वो हुकूमती अरकान को आए। जिस तरह आपके नाजरीन को याद होना चाहिए, मार्च में जब इमरान खान ने एतमाद का वोट लेना था तो पहले तो हमें कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आई, लेकिन उससे एक रात पहले पार्लियामेंट लॉजेस को प्रैक्टिकली सील कर दिया गया था और सील करने वाले भी वही लोग थे जो आमिर लियाकत साहब को शायद लेकर आए हैं। तो ये कहना कि जी MI6 का रोल भी होता है, MI6 का काम मेंबरान पार्लियामान की ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ना ही हो सकती है। दूसरा ये कि हमारे सामने एक रिकॉर्ड भी है कि हमारे 2 मुर्गबाद नुमा मौजूद हैं जिनके कॉन्टेक्ट से हमें पता चलता है कि हवा किधर चल रही है। तो दोनों MQM में और Q लीग ने जब हुकूमत की हमायत का ऐलान किया तो हमें मालूम हो गया कि हवा किस तरफ चल रही है। हमारा जो मिशन है वो तो यही है कि जो वादा किया गया है आइन के इब्तदाइया में कि पाकिस्तान का इक़्तिदार आला अल्लाह ताला के बाद मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा, उस मिशन पर हम अमल पैरा हैं और उसका एक ही हल है। आज जो पाकिस्तान में गरीब का गला काटने वाली महंगाई है, यहाँ तक कि मुतवसत तबका भी इंतहाई है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है उसमें एक केओस है और एक मेस है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसका एक मेस है कि स्टेट बैंक की डिप्टी गवर्नर ने फिर वार्न किया है, कल अखबारों में बहुत बड़ा बड़ा छपा है कि ये मजीद महंगाई के लिए तैयार हो जाएं, गेट रेडी फॉर मोर इन्फ्लेशन। ठीक है, और मैं हैरान हुआ कि उन्हीं डिप्टी गवर्नर साहब ने कहा कि हमारे ख्याल में रुपया भी अंडर वैल्यूड है डॉलर के मुकाबले में। तो जब और अब उसका अगर आप जोड़ सकते हैं आपके नाजरीन कि जब आप स्टेट बैंक को सिर्फ IMF के ताबे कर देंगे तो स्टेट बैंक वैसे फैसले करेगा जो पाकिस्तान में रहने वाले गरीबों के हक में नहीं है, सिर्फ IMF को खुश करने के लिए फैसले करेंगे। स्टेट बैंक की कैलकुलेशन जो भी कहती है कागज के ऊपर कि अंडर वैल्यूड है, लेकिन जिस तरह रुपए की कीमत गिरी है और पाकिस्तान में उसका जो असर आया है, महंगाई की सुनामी आई है, गरीबों की तबाही हो गई है, तो ये इश्यूज संजीदा हैं और ये इश्यूज जो हैं जब किसी को खुश करने के लिए या एक बड़े ही आर्जी एजेंडे के लिए किए जाएंगे तो उसका नुकसान होगा।
गालिबन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, उसने कहा कि वो लोग जो आर्जी फायदे के लिए बुनियादी आजादी का सौदा करते हैं, उन्हें ना फायदा मिलता है ना आजादी मिलती है। बट अगेन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सेड कि आप लोग एक ही हफ्ते जी कर रहे है कि एक है ऑटोनॉमी बाय लॉ, एक है ऑटोनॉमी बाय कॉन्स्टिट्यूशन। जिन इदारों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोनॉमी देता है, यानी इलेक्शन कमीशन, उसकी ऑटोनॉमी को तो आप मानने को तैयार नहीं है, और आप स्टेट बैंक को बाय लॉ ऑटोनॉमी देके कह रहे हैं कि ये बड़ा काम हो जाएगा और हमें ऑटोनॉमी देनी जरूरी है बड़ी। ये गवर्नमेंट की कौन सी हिकमत अमली है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में आप सेंट्रलाइज्ड डाटा नेटवर्क के जरिए, आप इंटरनेट के जरिए उनको कनेक्ट नहीं करेंगे कि हैकिंग का इम्कान है, और दूसरी तरफ आप इंटरनेट को यूज करके 90 लाख पाकिस्तानियों से वोट लेना चाहते हैं, वहां हैकिंग का कोई इम्कान नहीं। ये क्या गवर्नमेंट की क्या दोई है? राइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डॉक्टर रमेश, हमें क्योंकि क्विक ब्रेक पे जाना पड़ रहा है, आप दोनों को इकट्ठा एड्रेस कर लें। मीनवाइल जो बात इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने की, उन्होंने आप लोगों के हवाले से की। उन्होंने कहा एक हफ्ता आप लोग इल्ज़ाम लगाते हैं एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, आप लोग उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आज इजलास के दौरान हुकूमत के 221 अरकान मौजूद थे, जबकि अपोजिशन के 203 अरकान ऐवान में थे। इस तरह अपोजिशन के 16 अरकान गैर हाजिर थे। अगर पार्लियामेंट की नंबर गेम पर नजर डालें, कौमी असम्बली में इस वक्त अरकान की तादाद 341 है। कौमी असम्बली में हुकूमत और इसके इत्तेहादी अरकान की तादाद 179 है। कौमी असम्बली में अपोजिशन अरकान की तादाद 162 है। सेनेट में इस वक्त अरकान की तादाद 99 है। अपोजिशन के अरकान की तादाद 51 और दिलावर खान ग्रुप की तादाद 6 है। हुकूमती अरकान की तादाद सेनेट में 42 और दोनों ऐवानों में अरकान की तादाद 440 बनती है। बाकी भी जितनी नंबर गेम है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। डॉक्टर रमेश, सबसे अहम जो आपका आप समझे कि आपके कार्ड्स थे, वो आपकी एलाय पार्टीज थी, जो कि कुछ दिन पहले तक आपके साथ खड़ी नजर नहीं आ रही थी। किस तरीके से आप लोगों ने उनको मनाया है कि वो आपके साथ ऑन बोर्ड हैं और कब तक हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी का जो इत्तेहादी हो, उनका भी हक है कि अपनी राय का इजहार करें। अब उसकी राय को अपोजिशन ऐसे अगर लेती है कि भाई उन्होंने इस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन कर दिया और अब ये इत्तेहाद के अंदर दरारें पड़ गई, मुझे ऐसी दरारें नज़र नहीं आई। अगर वो कैबिनेट के अंदर, प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट के अंदर बैठे हुए हैं, तो गवर्नमेंट के बिल के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? तो ऐसी दरारें नहीं थी, बातें ज़रूर थी। एक सेंसस के हवाले से था। मैं समझता हूँ सेंसस का जो बिल हुआ है ये इम्पॉर्टेंट था। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का इम्पॉर्टेंट था। MQM की डिमांड ये थी। रही बात क्यों ने EVM के ऊपर जो उनको ब्रीफिंग दी गई तो वो खुद सेटिस्फाई हो गए। दुनिया के अंदर अगर EVM चल रही है, आप इलेक्शन से पहले आप खदशात का इजहार करते हैं, तो आप देखेंगे दुनिया के और भी ममालिक हैं जहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है, फिर भी इलेक्शन कमीशन उसको देखेगा। आप कह रहे हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो एक इंडिपेंडेंट इदारा है उसको आप चलने नहीं देते हैं और लॉ के तहत दूसरे को बना देते हैं। बात यह है कि स्टेट बैंक को अगर इंडिपेंडेंट बनाया है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो IMA के ताबे तो होगा, वो तो एक इंडिपेंडेंट इदारा होना चाहिए। अब आप कानून बनने से आप कहें कि उसके ऊपर शक का तो कोई इलाज नहीं है। जैसे अभी कहा कि हुकूमत के 221 अरकान इस वजह से आए कि हमें लगे कुछ ना कुछ फ़ोन आए होंगे। भाई फ़ोन क्यों आएंगे? तो इसका मतलब ये कि 16 मेंबर अगर आपके गायब हो गए हैं, जो आज अगर नहीं आए तो उसको फ़ोन गए। अगर उसको फ़ोन गए हैं, वो एब्सेंट रहे हैं, या उनका आपकी पॉलिसी के ऊपर एतमाद नहीं था, या उनको फ़ोन गए, तो अगर अब उनको फ़ोन गए तो आप बताएं कि भाई उनको फ़ोन गए हैं कि वो नहीं आए। विदाउट एविडेंस अगर किसी के ऊपर भी ऐसा इल्ज़ाम लगाना, मैं समझता हूँ ये चीज़ें मुनासिब नहीं है। और कम से कम हम जैसे तो आपको तो किसी ने नहीं बताया कि उनको फ़ोन आए हैं। डॉक्टर साहब देखिए, मैं खुरम साहब कह रहे हैं कि उनको बताया हुकूमत की कुछ अरकान ने। नहीं, मैं नहीं समझता कि फ़ोन की कोई कहानी हो सकती है। और फ़ोन के बारे में अगर किसी को कोई फ़ोन आया है और वो खुरम साहब को बताता है कि मुझे फ़ोन आया है और इस वजह से मैं जा रहा हूँ, तो फिर मैं समझता हूँ वो तो पता नहीं किस किस्म का पार्लियामेंटेरियन है कि मैं इस वजह से जा रहा हूँ। ऐसी चीज़ नहीं है। हुकूमत के साथ जो रहता है
वो खुला रहता है, नहीं रहता ठीक है। आप कई मरतबा मैं अपनी बात करता हूँ, नूर आलम बात करता है, क्यों बात करती है, MQM बात करते हैं, जो मुख्तलिफ लोग हैं जो अपनी आवाम की बात करते हैं, उसका कभी ये मतलब नहीं होता। आप मुझे बताएं, जैसे बाप है कि हर मेंबर उसके थे, दिलावर का हर मेंबर था, 221 मेंबरान अगर अक्सरियत थी तो सारे एक मेंबर भी जो है वो एब्सेंट नहीं था। तो आप माने कि हुकूमत जो है इस